जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का जीएस का मास्टर को जो क्लास सीरीज है इसका फिफ्थ क्लास है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो फर्स्ट हिस्ट्री में से गवर्नर जनरल उसके जो वर्क वो डिस्कस करेंगे। फिर ज्योग्राफी में आपका ट्राइब्स जो पूछा जाता है, इंडियन ट्राइब्स और वर्ल्ड वाइड ट्राइब्स। फिर पॉलिटी में आर्टिकल्स, साइंस में आपके ग्लैंड हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन। इकोनॉमी में जो की वर्ड्स हैं आपके, जो जैसे डायरेक्ट यहाँ से जो की वर्ड्स है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। फिर करंट अफेयर, इन सब चीजों को आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय और इनके जो वर्क्स इन्होंने जो किए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो स्टार्टिंग ये होता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और इसी के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया था। रिफॉर्म हुआ, रिफॉर्म्स का क्या क्या में हुआ था, रिवेन्यू जस्टिस। और इसी जस्टिस रिव्यू में इन्होंने 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की बात की गई थी। और इसी के टाइम पे रोहिला वॉर हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आपका फिक्स इंडिया एक्ट 1784 भी इसी के टाइम पे आया था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इसके टाइम पे एक वेरी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ था, इसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, जो बंगाल में हुआ था, बेसिकली स्टार्ट हुआ था। और इसका ईयर 1793 था। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। फिर सिविल सर्विसेज के रीऑर्गेनाइज की बात की जाती है इस पे। तो इसी के टाइम पे क्या हुआ था कि हायर सैलरी सिविल सर्विसेज को दी गई थी। और जो प्राइवेट ट्रेड हो रहे थे, जो लोकल व्यापार हो रहा था, उनको बैरक किया गया था। साथ में स्ट्रेंथ जो पुलिस सर्विसेज और जुडिशरी है उनको मजबूत किया गया था इसी के टाइम पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। फिर लॉर्ड विलेजली की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड 1798 से 1805 के बीच में रहा। इसने एक अलायंस लेकर आया जिसको सब्सिडी अलायंस कहा जाता है। ठीक है। और इसी के टाइम पे जो एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, फोर्थ वॉर, और जो 1799 में हुआ था, ये इसका ईयर भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि किस टाइम पे हुआ था, 1799 में। और उसी के टाइम पे जो 1799 का जो वॉर था उसी में टीपू सुल्तान मारा गया था। और इसके टाइम पे जो ईयर क्वेश्चंस कुछ मैच करने के लिए आते हैं, तो उसी टाइम जो आपका विलेजली है इसी के टाइम पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर के आया इसने पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एक्सपेंशन की पॉलिसी को उसने बेसिकली प्रमोट किया था। और इसी के टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, सगौली की संधि हुई थी, और एंग्लो मराठा युद्ध भी इसी के टाइम पे हुआ था। चार्टर्ड एक्ट 1813 का है जिससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली खत्म हुई थी और मिशनरीज को अलाउड किया। फिर विलियम बेंटिक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जो आप देख रहे हो कि इसी के टाइम पे सती प्रथा का अंत हुआ था, एबोलिशन ऑफ सती का हुआ था 1829 में। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा है कि 1829 में जो सती प्रथा उसको किसके टाइम पे बैन किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे। और इसी को क्या कहता है, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इसको कहा जाता है। फिर इसी के टाइम पे जो ठग थे उनको सप्रेस किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठगों का जो सप्रेशन हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, विलियम बेंटिक के टाइम पे। इसी के टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 का आया, जिस 45 मिनट्स। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें गवर्नर जनरल का जो टाइटल है वो इंट्रोड्यूस किया गया। फिर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को डालो शासन करो। ठीक है। तो ये जो आपका डलहौजी पे था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक कीवर्ड आप ध्यान रखना, तो ये पूछा जाता है। साथ में जो आपका एंग्लो सिख वॉर सेकेंड, मैचिंग करने में या डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ऑप्शन दे दिया जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों में से कौन सा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ, तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। साथ में इसी के टाइम पे इसने जो पंजाब था उसको एनेक्स किया था इसने। मॉडर्न रिफॉर्म्स रहा है, जैसे कि रेलवे पूछा जाता है कि रेलवे किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज, तो ये तीन जो कीवर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में इसी के टाइम पे रोड्स डिस्पैच हुआ 1854 में, और मॉडर्न एजुकेशन की भी सिस्टम शुरू हुई। लॉर्ड कैनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के टाइम पे 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय एक गवर्नर जनरल जनरल था। फिर एक इंडिया का फर्स्ट वायसराय बना 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। फिर इसी के टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का आया, और और फिर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी की स्थापना की। लॉर्ड मेयो, आप सभी को पता है कि जो हमारा सर्वे सिस्टम है इसी के टाइम पे शुरू हुआ था। तो फर्स्ट सर्वे
फर्स्ट सेंसस इसने कराया था 1871 में। और इसने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी किया था, मायो कॉलेज को राजपूत की स्थापना किया था, और इसको अंडमान में 1872 में इसकी हत्या कर दी गई। लॉर्ड लिथन, इसके टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है आपका 1878 में। तो ये पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में आया था। फिर आर्म्स एक्ट 1878 में आया। फर्स्ट दिल्ली दरबार इसी के टाइम पे शुरू हुआ 1877 में। इसमें जो क्वीन विक्टोरिया उनको इम्प्रेस ऑफ इंडिया बनाया गया। और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर इसी के टाइम पे शुरू हुआ। लॉर्ड रिपन, इसको ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है। तो स्थानीय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाती है और हमेशा ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक जो कीवर्ड्स है आपका कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको इसको कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विलियम बेंटिंग के साथ या लॉर्ड कैनिंग के साथ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। फिर वर्नाकुलर फैक्ट एक्ट को रिपील किया गया था। और एडवर्ड विल कंट्रोवर्सी किसी के टाइम पे हुआ था। हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड आया था 1883 में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिफ्रेन, ये भी पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड डफरिन था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में लॉर्ड कर्जन, जो बंगाल विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, उसके टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन था। फिर इसने इसी के टाइम पे एंशियंट जो मॉन्यूमेंट्स है उनके प्रिजर्वेशन एक्ट को संरक्षित करने के लिए एक्ट लाया गया 1904 में। फिर पुलिस कमीशन आया, यूनिवर्सिटी ऑफ कमीशन आया, तो इसी के टाइम पे कर्जन के टाइम पे ही आपका पुलिस कमीशन और यूनिवर्सिटी कमीशन भी आया था, ठीक है। फिर लॉर्ड मिंटो सेकेंड की बात करें, मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो 1919 का एक्ट आपका एक्ट है, वो जिसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाता है, तो इसको एक लॉर्ड मिंटो सेकेंड के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड की बात करें तो इसी के टाइम में जो कोलकाता से राजधानी जो हमारी है दिल्ली शिफ्ट करने की बात किया गया था 1911 और 1912 में दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ला दिया। लेकिन जो एक्ट मतलब ये जो प्रस्तावना हुआ था वो 1911 में हुआ था कि दिल्ली कलकत्ता जो राजधानी हमारे कलकत्ता से दिल्ली आएगी। फिर 1911 में इसके टाइम पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और जो बंगाल पार्टीशन 1911 में इसको मतलब अवैध उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1919 का एक्ट जो हम जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के टाइम पे रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के टाइम पे 1919 में हुआ था। और इसी के टाइम पर 1920 में नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट हुआ गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके जो कीवर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखना है। लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो इसी के टाइम पे जो चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में वो हुआ था। फिर वही चौरा चौरी कांड होने के बाद फिर जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर दिया था, खत्म कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इसी के टाइम पे 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो हुआ था, काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था 1925 के इसी के टाइम पे हुआ, जिसमें ट्रेन को लूट लिया गया था। फिर लॉर्ड इरविन की बात करें तो लॉर्ड इरविन के टाइम पे साइमन कमीशन आया था 1927 में। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। 1930 में गांधी जी को द्वारा दांडी मार्च भी शुरू किया गया था। और गांधी इरविन पैक्ट भी 1931 के में लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में विलिंगटन की बात करें यहाँ पे तो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931-32 का, तो इसके टाइम पे हुआ था। 1932 का कम्युनल अवार्ड भी लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे शुरू हुआ था। पूना पैक्ट भी 1932 में लॉर्ड विलिंगटन के। लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम पे आया था, इसको इन्फोर्स किया गया था। और जो 1937 का जो इलेक्शन था इस टाइम पे इन्फोर्स किया गया था। और फिट इंडिया भारत छोड़ो मूवमेंट भी 1942 में इसके टाइम पे शुरू हुआ था। लॉर्ड वेवेल की बात करें तो लॉर्ड वेवेल का के टाइम पे ही वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था। फिलहाल गवर्नर जनरल हमारा माउंट बेटन इसके क्या है, लास्ट वाइसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इसको कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। साथ में इंडिया का पार्टीशन हुआ था और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका इंटीग्रेशन भी स्टार्ट हुआ। ट्राइब्स की बात करें यहाँ पर तो इंडियन ट्राइब्स और जो वर्ल्ड वाइड ट्राइब्स हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्राइब्स हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे गोंड, गोंड जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। यदि पूछा जाए आपसे कि
आज इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप कौन सा है, तो वो आपका गोंड है। और ये कहाँ कहाँ किन के राज्यों में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में पाया जाता है। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, और बेसिकली इनका एग्रीकल्चर, कृषि और हंटिंग बेस्ड इनका अपना सिस्टम है। फिर व्हील की बात करें तो व्हील का स्टेट से भी पूछा जाए तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, और इनका फेमस आर्टिस्ट और इनहेबिट अरावली जो रीजन है यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर संथाल की बात करें तो जो संथाल है आपके, ठीक है, संथाल इनका जो एरिया है झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा है। मुंडा जो आपकी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार में। और जो मुंडा बिरसा मुंडा इसके काफी मतलब फेमस हुए थे ये मुंडा आंदोलन में। और उनको जो मूवमेंट हुआ था उलगुलान मूवमेंट के रूप में जाना जाता है, और इन्हीं का ये जो लोग होते हैं सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं। वो जो जनजाति है झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं, और एक संथाल और मुंडा से काफी क्लोज हैं ये लोग। और गाँव की बात करें तो ये आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, और ये भी सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। फिर कोल जनजाति है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। कोल रिवेलियन 1831 का है, काफी फेमस है। फिर टोडा काफी इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी आपका तमिलनाडु में पाए जाते हैं, वहाँ पे बुफेलो पेस्टोरलिज्म और यूनिक अटायर के लिए काफी फेमस है। भोटिया जो है ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमालयन ट्रेड और तिब्बत के साथ करते हैं ये लोग। फिर जो लेप्चा है यहाँ पर, लेप्चा जनजाति भी पूछा जाता है आपको, सिक्किम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। और नेचुरल वर्ड सीकर होते हैं, ऑरिजिनल हैबिटर और जो इनहेबिटेंट ऑफ दार्जिलिंग सिक्किम के हैं। नागाज नागालैंड और मणिपुर में हैं, और बेसिकली वॉरियर और ट्राइब्स होते हैं। मिजो 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 या लुसाई भी, मिजो तो डायरेक्ट नहीं पूछा क्या बता दो कि मिजोरम है, लेकिन लुसाई पूछ सकता है कि लुसाई क्या है, तो लुसाई आपके मिजोरम में पाए जाते हैं। झूम कल्टीवेशन खेती करते, झूम खेती जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। गारी खासो खासी और गारो की बात करें यहाँ पे, खासी और गारो के बारे में बात करें हैं तो ये मेघालय दोनों रीजन्स में है। और इनका जो सोसाइटी होता है फीमेल लिनेज होता है, मातृत्वात्मक सोसाइटी होती है इनकी। कुकी जो है आपका मणिपुर और मिजोरम में है। और ये आपका अंडमान में जो जाते हैं जैसे ओंगे हो गया, जोरवा, सेंटिनलीज हो गया। तो सेंटिनलीज भी काफी फेमस रहा है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये यदि टाइप्स इन वर्ल्ड की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वाला है, जैसे मसाई। मसाई जो ट्राइब है आपका केनिया और तंजानिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इस अफ्रीकाम रेंज में आते हैं। और कैटल हर्डल्स और रेड अफायर, बेड ऑर्नामेंट, जो जंपिंग डांस के सब काफी फेमस है। जुलू, जुलू साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसमें ऐसा है आपके कालाहारी डेजर्ट है, जैसे कि यदि कंट्री का नाम पूछा जाए तो बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। पिगमिज ये कॉन्गो बेसिन या सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। बारबर्स जो होते हैं आपके नॉर्थ अफ्रीका, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया में पाए जाते हैं। अब बेदुइन्स जो है आपके अरबियन पेनिनसुला, मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं। कुर्द जो है आपके इराक, ईरान, सीरिया, टर्की में पाए जाते हैं। मंगोल्स मंगोलिया, चाइना में पाए जाते हैं ये लोग। खजा जो है आपका कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। एस्किमोस जो है आपका आर्कटिक आर्कटिक वाला जो ठंड वाला क्षेत्र, कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का में पाए जाते हैं। याकूट्स आपके साइबेरिया, रसिया में पाए जाते हैं। ये वो रीनिंग गिनेस जो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मैवरिस जो है आपके न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर समोएंस की बात करें तो इसको आपका पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं। रेड इंडियंस यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। एस्टेक्स जो आपके मैक्सिको में पाए जाते हैं। मायाज मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इन सब देशों में पाए जाते हैं। इनकास जो आपके पेरू जो साउथ अमेरिका और एंडीज के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेटा जो आपका पेरू, बोलीविया और इक्वेडर में पाए जाते हैं। आपका अमारा जो है बोलीविया, पेरू में। और यानोमानी में जो है अमेजन बेसिन जैसे कि ब्राजील और वेनेजुएला जो क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं, तो जहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट आर्टिकल आपका सबको पता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात करता है। आर्टिकल 3 है जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू एस्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एस्टेट्स की बात करता है। जो आर्टिकल 5 है आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। 14 जो है
इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात होती है यहाँ पे। 17 जो एबोलिशन ऑफ कॉन्टेक्टिबिलिटी की बात करता है। 18 जो आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। 19 से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। 21 जो है आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। 23 जो है ट्रैफिक प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर की बात करता है। 24 आपका कि जो 14 साल से कम एज के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री और माइंस में काम कराना अवैध होगा तो आता है। 32 जो अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करने के जो रेमिडीज है उनके बारे में बात करता है। ठीक है। फिर अ, आपका 39A है जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स की बात करता है, सहायता की बात करता है। 40 है तो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है यहाँ पे। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 48 जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात होती है। 50 जो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात होती है। 51 है, 51 है आपका जो इंटरनेशनल पीस है संधि या सिक्योरिटी उसको प्रमोट करने की बात होती है यहाँ पे। 52वां है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। 63 है वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होने चाहिए सदस्य। मनी बिल के डेफिनेशन को बताता है। 27 जो जो क्या आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है जो क्या कर सकता है कि ऑर्डिनेंस ला सकता है, जज ला सकता है। कि 24 में सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है। 129 है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार देता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अधिकार देता है। 48 जो का एक्ट की बात करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात होती है यहाँ पे। फिर 153 जो है गवर्नर ऑफ स्टेट राज्यपाल की बात हो रहे हैं। 213 जो गवर्नर को पावर दिया गया तो ऑर्डिनेंस ला सकता है। 214 हाई स्टेट्स में जो आपकी हाई कोर्ट की स्थापना की बात होती है। 215 क्या है कि हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। 243 से पंचायतों की कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। 266 जो आपके कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में बात करता है। 267 कंटीजेंसी फंड के बारे में बात करता है। 280 फाइनेंस कमीशन का है। 300 है आपका राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज है। 315 पब्लिक सर्विसेज कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट जैसे यूपीएससी और स्टेट फीसेस की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। 352 है आपका नेशनल इमरजेंसी से। और 368 जो आपका पार्लियामेंट को अधिकार देता है और संविधान को अमेंड कर सकता है, संशोधन कर सकता है। ठीक है। फिर हम लोग साइंस के बारे में बात करें यहाँ पे। तो साइंस में ग्लैंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उनका रोल क्या होता है ग्लैंड्स का। तो फर्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। तो ग्रोथ हार्मोन का जीएच है तो बॉडी ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। इसके एक्सेस हो जाने के कारण गाइडेंटिस में होता है और डिफिशियंसी के कारण डॉकेज में होता है। प्रोलैक्टिन क्या था सिचुएशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसके कारण होता है। एचएडीएच एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन होता है। स्टिमुलेट से एड्रीनल कॉर्टेक्स को करता है। टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड से स्टिमुलेट करता है। एपिडस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रोथ करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ओव्यूलेशन पर्पस और पर्पस को बनाता है। एडीएच के वैसोप्रेशन जिसको वाटर और रिओब्रेशन इन किडनी होता है। और इसके डेफिशिएंसी कारण डायबिटीज होता है। ऑक्सीटोसिन है इसको क्या कहते हैं तो कॉन्टैक्ट करता है, मिलके रहते हैं पता है। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। थायराइड की बात करें थायराइड में से थायरोक्सिन हो गया और ट्राई आइडो थायरोइन हो गया एंड कैल्सिटोनिन हो गया। तो ये जो थायरोक्सिन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को और कैल्सिटोनिन ब्लड और कैल्शियम उसके लोअर कर रखता है। डेफिशिएंसी के कारण थायरोक्सिन के और डेफिशिएंसी के कारण गोइटर। ठीक है। गोइटर हो सकता है और एक और रोग होता है क्रेडिट। ठीक है। फिर अब बात करें पाराथायरॉयड हार्मोन के यहाँ पर। पाराथायरॉयड हार्मोन की बात करें तो इसमें से हार्मोन जो निकलता है पारथ हार्मोन होता है। और एक क्या कहता है जो ब्लड कैल्शियम है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है और बोन रिजॉर्प्शन करता है। इसके डिफरेंस के कारण टिटैनी रोग हो सकता है। ठीक। टिटैनी रोग हो सकता है। फिर पैंक्रियाज जिसको कहा जाता है इसमें से इंसुलिन मतलब सिगरेट करता है जिससे क्या होता है ब्लड शुगर है उसको डिक्रीज करता है और एक को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इसके डिफिशिएंसी के कारण डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ग्लूकागोन की बात करें तो ये क्या कहते हैं जो ब्लड शुगर है उसको बढ़ाता है और एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन होता है। एडिनल कॉर्टेक्स जो एडिनल कॉर्टेक्स है। ठीक है।
एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल निकलता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम और वाटर को बैलेंस करता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। एड्रीनल में मेडुला की बात करते हैं, एड्रेनालिन जो होता है इसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। बीपी को और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। और नॉरएड्रेनालिन की बात करें तो एक नॉर्मल बीपी को मेंटेन करता है। से टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और गोनाड्स जो होते हैं एस्ट्रोजन, इसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल कैरेक्टर्स और ओवल ओवम होता है उसको मैच्योरेशन में काफी हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन जो है जो प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस को प्रिपेयर करता है। पिनियल ग्लैंड होते हैं, इससे मेलाटोनिन निकलता है। इसको जो क्या कहते हैं स्लीप स्लीप और वेक साइकिल को मेंटेन करता है। तो फिर साथ में अ, ये नाइट के टाइम पे हाई हो जाता है। थाइमोक्सिन निकलता है जो टी लिम्फोसाइट से उसको मैचुरेशन करता है। इम्यूनिटी को इम्यूनिटी के लिए काफी हेल्पफुल है। और किडनी में जो है आपका इरिथ्रोपोइटीन निकलता है जो आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। और रेनिन जो होता है आपके जो बीपी है उसको रेगुलेट करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। फिर इन्वायरमेंट वाले पार्ट में देखते हैं तो इन्वायरमेंट में हमारे पॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशंस में जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा जाता है कि कहाँ से निकलता है। व्हीकल्स और इनकम्प्लीट कंबशन से निकलता है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, हेडेक होता है और उसके कारण डेथ भी हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक फॉसिल फ्यूल्स और थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। इसके जो इम्पैक्ट होता है कि रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं। साथ में एसिड रेन की में भी इसका बहुत बड़ा फिर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें यहाँ पे तो नाइट्रस ऑक्साइड व्हीकल्स और इंडस्ट्री से निकलती है। इसका भी एसिड रेन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में ओसी की बात करें यहाँ पर, ओजोन लेयर की बात करें यहाँ पे, ओजोन की बात करें तो ये ट्रोपोस्फेरिक में पाया जाता है। और केमिकल रिएक्शन ऑफ पॉल्यूशन के कारण होते हैं। हाई इरिटेशन और लंग डैमेज इसके कारण हो सकता है। फिर फिर आपका बात करें यहाँ पे PM2.5 और PM10 पार्टिकुलर जो मैटर्स होते हैं ये डस्ट व्हीकल्स और इंडस्ट्री से निकलते हैं। इसके कारण लंग और हार्ट डिजीज काफी इफेक्ट करता है और कैंसर एक भी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके रेफ्रिजरेटर और ऐसे एसी से निकलते हैं और एजेंट जो आपका ओजोन लेयर है उनको डिफ्यूज करते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड था चीजें। और फिर वाटर पोल्यूशन में आप देते हैं जैसे कि मरकरी मरकरी आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलता है। इसके कारण मिनीमाटा डिजीज होता है और नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज रहता है। ठीक है, फिर लेड की बात करें तो लेड आपका बैटरी और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से निकलता है। इसके कारण क्या तो ब्रेन डैमेज होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन है, चिल्ड्रंस होते हैं। फिर आर्सेनिक जो है आपका ग्राउंड वाटर और इंडस्ट्री से निकलता है। ये स्किन और कैंसर डिजीज के लिए काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर आते हैं कोसिस डिजीज भी इसी कारण होता है। नाइट्रेट की बात करें तो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर और सीवेज से निकलता है। इसके कारण जो नाइट्रेट्स हैं उनके ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम की जगह पे आप यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है मेथेमोग्लोबिनेमिया भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर डिटर्जेंट्स की बात करें यहाँ पर तो डिटर्जेंट्स आपके पेस्टिसाइड्स के हाउसहोल्ड एग्रीकल्चर से निकलते हैं। एक्वेटिक लाइफ को डेथ करते हैं, वाटर बोर्न डिजीज क्रिएट करते हैं। सॉइल पोल्यूशन में आपका डीडीटी और पेस्टिसाइड्स का नुकसान को इम्पोर्टेंट हो जैसे एग्रीकल्चर केमिकल्स होते हैं। एक फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं और फूड चेन में जाकर के एंट्री करते हैं। इसके साथ ही हेवी मेटल्स जो होते हैं हेवी जैसे कैडमियम हो गया, पीबी हो गया, सीआर हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलते हैं। कैंसरस होते हैं। सॉइल और जो ग्राउंड वाटर सोल्यूशन में काफी इनका रोल है। नॉइज पोल्यूशन के एक केमिकल्स नहीं लेकिन साउंड वेव्स होते हैं जो व्हीकल मशीनरी और क्रैकर से निकलते हैं। इनके कारण हियरिंग लॉस होता है, इससे हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे होते हैं। फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियन आते हैं जिसमें न्यूक्लियर प्लांट्स और रेडियो एक्टिव वेस्ट से निकलते हैं। इनके कारण काफी इंपॉर्टेंट जैसे कि कैंसरस डिजीज होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस इनके कारण होता है। फिर इकोनॉमी के कीवर्ड्स देखते हैं यहाँ पर तो इकोनॉमी जैसे कि जीडीपी। जीडीपी क्या होता है तो जीडीपी क्या है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्या कहते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस टू विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक ईयर में कंट्री एक साल में कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो टोटल वैल्यू होते हैं वो जीडीपी कहलाती है। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। जीडीपी प्लस इनकम अर्न बाय द स्टेट फ्रॉम द एब्रोड
माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर इन डोमेस्टिक कंट्री, तो जीडीपी प्लस जो भी इंडियन, जैसे कि इंडिया केस है तो इंडियंस जो भी बाहर जाकर के पैसा कमाते हैं वो माइनस, यहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं पैसा कमा करके कमाते हैं उसको माइनस करके जो निकलता है वो जीएनपी कहलाता है। एनएनपी की बात करें तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, जैसे कि वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम ऑफ जो कंट्री पीपल है इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो जनरल गुड्स और सर्विसेज का जो जनरल प्राइस है यदि बढ़ जाते हैं इन्फ्लेशन कहलाता है। डिफ्लेशन क्या होता है? जो जनरल प्राइस में यदि घटने लगे तो डिफ्लेशन होता है। स्टैग्नेशन क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और लोकल ग्रोथ, मतलब लो ग्रोथ। तो जब ये तीनों कंडीशन हो तो आपका स्टैग्नेशन हो गया। रिसेशन क्या है कि दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में इकोनॉमी में यदि नेगेटिव ग्रोथ होने लगे तो रिसेशन कहलाता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू डेफिसिट कम है तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, जो पॉलिसी गवर्नमेंट आरबीआई की होती है जो कंट्रोल मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनते हैं उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी की बात करें यहाँ पर, फिजिकल पॉलिसी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट होता है जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है। रेपो रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक्स को जो रेट पर उधार देती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई बैंक से उधार लेती है, ठीक है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। टैक्स रिजर्व रेशियो, जिस परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक का होता है आरबीआई के साथ जमा करना पड़ता है उसको सीआरआर कहते हैं। साथ में एसएलआर, एक क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट बी फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, फिर उसमें जैसे गोल्ड सिक्योरिटीज कैश कर पैसा रखते हैं वो, ठीक है, तो उसको एसएलआर कहा जाता है। एनपीए क्या होता है कि यदि कोई भी लोन है जो 90 दिन तक यदि ओवरड्यू नहीं हो रहा है, 90 दिन तक ओवरड्यू हो गया है, 90 दिन या उससे ज्यादा, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाता है। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। फिर करेंट अकाउंट ऑप्शन कहते हैं एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। एफडीआई क्या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यदि फॉरेन एंटिटी डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है इसी कंट्री में तो उसको एफडीआई कहते हैं। दिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट स्टेट, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी उसकी यदि बेचा जाता है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब सरकारी से प्राइवेट सेक्टर को यदि ट्रांसफर कर दिया जाता है ओनरशिप को, उससे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। सब्सिडी की फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेट्स को, मतलब जो मूल्य है उसको घटाने के लिए गवर्नमेंट यदि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर दे तो वो सब्सिडी कहा जाता है। पीपीपी क्या है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो बेसिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी का एक क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करेगा तो ये कंपोजिट इंडेक्स होता है एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम को मिलाकर के इंक्लूसिव ग्रोथ दैट बेनिफिट्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट दे। ग्रीन जीडीपी क्या है? तो जीडीपी एडजस्टेड फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए उसको ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। करंट अफेयर्स में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अभी बिहार में बेसिकली एक इलेक्शन, मतलब तो गेम हुआ जिसको एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के 7th था। तो ये कहाँ पे? बिहार के आपके राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। फिर एक ड्रग्स है कंपाउंड टीबी, इसको आईआईटी रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया है। और बेसिकली जो आपका है कंपाउंड टीबी, ये बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है जो स्टॉप करता है बैक्टीरियल एंजाइम्स को फ्रॉम ब्रेकिंग फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। फिर इंटरनेशनल यूथ डे, यहाँ से आपका थीम पूछा जा सकता है क्योंकि ये 12 अगस्त को मनाया गया है और इसका जो थीम था इस साल का, तो उसका जो थीम था लोकल यूथ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड, तो ये आपको उनका इस साल का थीम था। और ये फर्स्ट टाइम ये जो इंटरनेशनल यूथ डे शुरू हुआ था 1991 में शुरू हुआ और ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था वियना ऑस्ट्रिया। फिर एक आपका इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इसके लिए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट ने अपना क्या क्लियरेंस दे दिया है। और ये पूछा जा सकता है कि इटालियन आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है स्थित कहाँ पे? तो ये अरुणाचल प्रदेश के स्थित है।
ठीक है। और रिवर्स पूछा जाए तो ट्राई एंड टाइम ऑन रिवर्स पे है। फिर और नारी अदालत की बात की जाए तो नारी अदालत अभी किस स्टेट ने शुरू किया, तो नारी अदालत सिक्किम ने शुरू किया। और नारी अदालत का बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि कम्युनिटी बेस्ड फोरम बना है जिसपे जो महिलाएं होती है उनके द्वारा रन किया जाता है। और ये क्या कहते हैं, प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड इनफॉर्मल जस्टिस इन रूरल सेमी अर्बन एरियाज में जस्टिस को न्याय दिलाने के लिए इसको बनाया। फिर राजस्थान ने फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन और ट्रायल को शुरू किया है, और इंडिया का फर्स्ट है जहाँ पे ड्रोन से आर्टिफिशियल रेन कराया गया है। और स्टेट का नाम है राजस्थान। इसमें बेसिकली आपका रामगढ़ जो डैम है, ठीक है, वहां पर जो आपका ड्रोन से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स उनके थ्रू क्लाउड सीडिंग कराई गई थी। और ये बेसिकली ये जो डैम है आपका 20 सालों से ये डैम का ड्राई पड़ा हुआ था, इसलिए इसको कराया गया। इसको किसने मिलकर कराया था? स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और जेनेक्स एआई जो यूएस और बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है उसके द्वारा किया गया। फिर लोढ़ा मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट काफी न्यूज में, क्यों? क्योंकि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड मैथमेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है। और एक काफी इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा बेसिकली ग्लोबल कोर्सेस में अप्लाई मैथमेटिक्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स और लॉन्च इंडियन कांग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स। फिर वर्ल्ड आर्चरी न्यूज चैंपियनशिप की बात किया जाए तो ये कहाँ पे होगा? तो ये आपका विनिपेग कनाडा में आयोजित है। ठीक है, इसमें आपके 24 मेंबर इंडियन आर्चरी एस्पायर्ड ने इसमें पार्टिसिपेट। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स पे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगता है कि वीडियो और एक ऐसे क्लासेस आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।